आज का हमारा टॉपिक है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। अच्छा, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, है ना। श्रीलंका में किस प्रकार का सिचुएशन था ये भी हम लोग जान चुके थे। श्रीलंका में बेसिकली यदि देखा जाए तो दो प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, है ना। सबसे पहला है हमारा सिन्हाला बोलने वाला जो कि 74% थे, है ना। और दूसरे थे हमारे तमिल बोलने वाले जो कि कहाँ से, कौन से तमिल, तमिलनाडु वाले भाषा जो कि हमारे इंडिया में बोला जाता है। और वो थे टोटल कितने, 18%। ठीक है। तो बेसिकली पिछले वाले क्लास में हमने आपको श्रीलंका के बारे में ये बताया था कि श्रीलंका में किस प्रकार का केस है, और ये भी हमने बताया था कि सिन्हाला के साथ साथ तमिल वाला लोग भी वहाँ पे क्या चाहता था कि श्रीलंका पे हमारा कब्जा हो जाए, है ना। यानी कि दोनों ये चाहता था कि श्रीलंका में हमारा कब्जा हो, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था वो कौन था, वो था हमारा सिन्हाला लोग, क्योंकि वो थे 74%। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आखिर श्रीलंका में इसको लेकर क्या निष्कर्ष निकाला गया, किस प्रकार से वहाँ पे सारे अरेंजमेंट को ठीक किया गया कि नहीं किया गया, ये भी हम लोगों को यहाँ पे आज जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे मेजोरिटिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है इसका मतलब, a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। इसका मतलब क्या हुआ, इतना बड़ा डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आया होगा। इसका मतलब समझिए क्या होता है। मेजोरिटिज्म का मतलब होता है जब एक कंट्री के अंदर मेजोरिटी ऑफ द लोग वो दबाना शुरू कर दे किसको, माइनॉरिटी को। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं मेजोरिटिज्म। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है, हिंदू का है, हिंदू रिलीजन का है। बस एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू लोगों का है। ठीक है। और यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन क्रिश्चियन लोगों का है इंडिया में। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हिंदू वाले लोग क्रिश्चियन वाले लोगों को दबाना शुरू करें, उसको मारना, पीटना, टॉर्चर करना, है ना, अत्याचार करना, यदि वो शुरू कर दे तो इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे मेजोरिटिज्म। अच्छा, यहाँ पे मेजोरिटी में कौन थे, हिंदू वाले लोग थे। माइनॉरिटी में कौन थे, क्रिश्चियन लोग थे। यानी कि वो माइनॉरिटी का मतलब कम, मेजोरिटी का मतलब ज़्यादा। तो जब किसी कंट्री के अंदर मेजॉरिटी वाले लोग यानी कि एक प्रकार के लोग माइनॉरिटी वाले लोगों को जो कि संख्या में कम होते हैं, यदि उनको मारना, पीटना, उसको दबाना, है ना, उसके राइट्स को छीनना, ये चीज़ वो करने लगे, तो इसी बिलीफ को, इसी हम सिस्टम को हम लोग कह देते हैं मेजोरिटिज्म। तो अब ज़रा बताइए कि श्रीलंका में मेजोरिटी में कौन था, सिन्हाला। माइनॉरिटी में कौन था, तमिल। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो तो ये हमको यहाँ पे अब समझ में आएगा। देखा जाए, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका में भी अंग्रेजों का कब्जा था। ठीक है। जिस प्रकार से इंडिया में अंग्रेजों का कब्जा था उसी प्रकार से श्रीलंका में भी अंग्रेजों का कब्जा था। लेकिन श्रीलंका एक आज़ाद कंट्री कब बना, 1948 में। ये डेट याद रखना बहुत आसान है। कैसे याद रखिएगा, भारत को आज़ादी मिली 1947 में, और उसके जस्ट अगले साल मिल गया आज़ादी श्रीलंका को 1948 में। तो ये डेट याद रखना बहुत ही आसान है, याद रहेगा। ऐसे इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत के जस्ट अगले साल बाद श्रीलंका को आज़ादी मिल गया 1948 में, और भारत को 1947 में मिला था। ठीक है। इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा आसान भी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी वांटेड टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट। यदि हम लोग बात करें श्रीलंका का, तो श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, यानी कि जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट पे हमारा कब्जा हो जाए। चाहते थे कि नहीं चाहते थे। और ये दबाना किसको चाहते थे, तमिल वाले लोगों को दबाना चाहते थे। ठीक है। आगे देखते हैं क्या हुआ। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब जरा समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके पहले तक श्रीलंका में जो गवर्नमेंट था वो बिल्कुल इलेक्टेड गवर्नमेंट था। इसका मतलब हो गया कि लोगों ने वोट दिया था तब जाके वहाँ पे गवर्नमेंट बना था। लेकिन अब उस गवर्नमेंट को हटा के पावर में कौन आना चाह रहा है, सिन्हाला आना चाह रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे ये समझिए कि जो अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट है श्रीलंका में, अभी नहीं, इस चैप्टर के अंदर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस समय पे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उस समय पे श्रीलंका में जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। लोगों ने वोट दिया अपने लीडर को, वो जीत गया और गवर्नमेंट उन्होंने अपना बना लिया। लेकिन इस गवर्नमेंट को हटा के ये सिन्हाला वाले लोग चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट में सारे लोग हटो,
अब यहाँ पे रूल करेगा सिन्हाला वाला लोग, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं अच्छा यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट वो बेसिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो उस गवर्नमेंट में तो दोनों लोग होंगे, सिन्हाला वाले भी और तमिल वाले भी। लेकिन इस गवर्नमेंट को हटा के सिन्हाला वाला चाहते हैं कि केवल सिन्हाला वाले ही पावर में रहेंगे, बाकी जो तमिल वाले हैं उसको गवर्नमेंट से बाहर निकाल दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ देखो। इन 1956 an act was passed to recognize that Sinhala is the only official language by disregarding Tamil। 1956 में श्रीलंका में एक एक्ट निकाला जाता है और उस एक्ट के तहत सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देता है श्रीलंका का, ठीक है। और तमिल को छोड़ देता है, तमिल लैंग्वेज को जरा सा भी वैल्यू वहाँ पे नहीं दिया गया। तो अब ज़रा सोचिए, यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया श्रीलंका में, ठीक है, 1956 में एक एक्ट के तहत। लेकिन तमिल वाले लैंग्वेज को जरा सा भी वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया। तो बताइए क्या तमिल बोलने वाले लोगों को अंदर ही अंदर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट फॉलोड स्पेशल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब यहाँ पे गवर्नमेंट में पूरी तरीके से कौन एंटर कर चुके थे? सिन्हाला वाले लोग एंटर कर चुके थे, यानी कि जितने भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थे, इलेक्टेड बॉडी थे हमारे, उन सबको हटा के सिन्हाला वाला लोग जो है रूल करना शुरू कर दिया श्रीलंका को। अब सिन्हाला वाला ना जानबूझ के पूरे श्रीलंका के लिए ऐसे पॉलिसी निकालते थे जिससे कि केवल और केवल सिन्हाला वाले लोगों को ही फायदा हो। जैसे यदि यूनिवर्सिटी में किसी को एडमिशन लेना है तो वो केवल सिन्हाला वाला ले पाएगा, यदि गवर्नमेंट में किसी को जॉब मिलेगा तो वो सिन्हाला वाला ही को जॉब मिलेगा केवल। यानी कि पूरी तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिन्हाला वाले लोगों को ही केवल वैल्यू दिया जा रहा था, तमिल वाले लोगों को जरा सा भी वैल्यू नहीं दिया जा रहा था। सोचिए, यूनिवर्सिटी में भी यदि एडमिशन लेना है तो केवल सिन्हाला वाला ही लेगा, तमिल वाला नहीं लेगा, उसको कोई छूट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं। और गवर्नमेंट जॉब भी यदि किसी को लेना होगा तो वो सिन्हाला वाला ही ले पाएगा, और गवर्नमेंट जॉब कभी भी तमिल वाले लोगों को नहीं मिलेगा। ये एक तरीके से देखा जाए तो एक तरफा बात हो रहा है वहाँ पे, है ना। सिन्हाला वाले लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन तमिल वाले को देखा भी नहीं जा रहा है। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सेट डाउन दैट स्पेसिफाइड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। एक नया संविधान निकाला गया, यानी कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दिया गया श्रीलंका का। और उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में दो बात कहा गया था। पहला, ये स्टेट शैल प्रोटेक्ट, यानी कि श्रीलंका को सबसे पहले प्रोटेक्ट करो, यानी कि श्रीलंका को पूरी तरीके से बचा के रखो। और दूसरा बात, श्रीलंका में बुद्धिज़्म को बढ़ावा दो। और याद कीजिए, बुद्धिज़्म को कौन फॉलो करते थे? सिन्हाला वाले लोग, यानी कि सिन्हाला लैंग्वेज जो बोलते थे उसमें अधिकतर लोग वैसे थे जो कि बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे, यानी कि बुद्धिज़्म धर्म को फॉलो करते थे। तो अब जरा बताइए, यहाँ पे केवल और केवल बुद्धिज़्म को बढ़ाया जा रहा है, और बुद्धिज़्म को फॉलो कौन करते थे? सिन्हाला वाले लोग फॉलो करते थे। लेकिन और याद कीजिए कि तमिल वाले लोग में कौन थे? हमारे हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और क्रिश्चियन भी थे। लेकिन इन सभी के लिए कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यानी कि एक नया संविधान वहाँ पे निकाला गया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये साबित कर दिया गया, ये लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि बुद्धिज़्म को केवल बढ़ावा मिलेगा और बाकी किसी भी रिलीजन को यहाँ पे बढ़ावा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम स्वाभाविक सी बात है कि तमिल वाले लोगों को गुस्सा आएगा ही आएगा, क्योंकि उनके लिए कोई भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा था। आगे देखते हैं, ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर। और ये जितने भी प्रोग्राम, पॉलिसी, अलग अलग प्रकार के नियम कानून ला रहे थे, ये एक के बाद एक ये लाते जा रहे थे, धीरे धीरे लाते जा रहे थे। यानी कि पूरी तरीके से ये फायदा पहुँचाना चाहते थे सिन्हाला वाले लोगों को, तमिल वाले लोगों को ये देखना भी पसंद नहीं करते थे। आगे देखिए, ग्रेजुअली द फीलिंग ऑफ एलिनेशन इंक्रीज अमंग द श्रीलंकन तमिल। अब जरा बताइए, इतना सब कुछ सिन्हाला वाले के लिए किया गया और तमिल वाले लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया गया, तो बताइए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुस्सा किसके अंदर आएगा? तमिल वाले लोगों के अंदर आएगा गुस्सा। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है ना, एलिनेशन का जो फीलिंग था, मतलब कि तरीके से अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ना, अंदर ही अंदर क्रोध हो जाना, अंदर ही अंदर बदले का, मतलब कि बदले के लिए पूरी तरीके से आग बबूला हो जाना, ये सब का सब जो है ना श्रीलंकन तमिल में देखने को मिलने लगा। मतलब कि अब पूरी तरीके से जो तमिल बोलते थे उनको लग गया था कि भाई अब तो है ना, मतलब अब हमको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग हमको दबाते हुए चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं क्या हुआ। देखो, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम फ्रॉम इक्वल पॉलिटिकल राइट। अब इन लोगों को क्या लगने लगा था, तमिल वाले लोगों को,
तमिल वाले लोगों को ये लगने लगा था कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ गवर्नमेंट भी हमारे राइट को दबा रहा है, हमको मौका ही नहीं दे रहा है, हमको एडमिशन भी नहीं लेने दे रहा है, जॉब भी नहीं लेने दे रहा है। हम लोग गवर्नमेंट में थे, हमको भी वहाँ से निकाल दिया। ठीक है, आगे डिस्क्रिमिनेटेड देम इन गेटिंग जॉब्स, जॉब्स के लिए इनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, यानी कि भेदभाव किया जा रहा है। तुम तमिल बोलते हो तो तुमको जॉब नहीं मिलेगा, तुम सिन्हाला बोलते हो तुमको जॉब मिल जाएगा, इस प्रकार से वहाँ पे हो रहा था। एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया जा रहा था, यानी कि किसी भी प्रकार के डिमांड को नहीं माना जा रहा था। किसके डिमांड को? तमिल वाले लोगों के डिमांड को नहीं माना जा रहा था, और उनको पूरी तरीके से अलग रखा जा रहा था कि भाई तुम पूरी तरीके से अलग रहो। ठीक है, आगे एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज टायर्ड ओवर टाइम, और इसके वजह से क्या हुआ, तमिल और सिन्हाला बोलने वाले दोनों लोगों के बीच में बहुत भयंकर रूप से टेंशन देखने को मिला हमको। टेंशन का मतलब यहाँ पे दोनों के ग्रुप में, यानी कि सिन्हाला वाले में भी और तमिल वाले में भी बहुत तनाव देखने को मिला। ठीक है, और यही तनाव आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए आगे फिर क्या लिखा हुआ है। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language and equality of opportunity in securing education and jobs। अब अपने बातों को मनवाने के लिए, अपने बातों को रखने के लिए श्रीलंकन तमिल ने क्या करने लगे, ये सारे लोग अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी बनाने लगे, स्ट्रगल करने लगे। किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे क्योंकि भाई हमारे लैंग्वेज को भी ऑफिशियली घोषित कर दो, यानी कि अपने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियली घोषित कर दिया। ठीक है, कम से कम हमारे लैंग्वेज को भी तो घोषित कर दो, क्या दिक्कत है इसमें? इनका ये कहना था। दूसरा, इन लोगों का ये भी कहना था कि एजुकेशन में और जॉब में बराबरी का हिस्सा हमको भी दो। ठीक है, और बताओ क्या ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड सही है या गलत है? बिल्कुल सही है ना। लेकिन आगे देखते हैं क्या हुआ। बट दियर डिमांड वाज रिपीटेडली डिनाइड, लेकिन इनके डिमांड को बार बार नकार दिया गया। कहा कि नहीं, चलो तुम्हारे किसी भी प्रकार के डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाएगा। तो वैसी बात है, इनके मन में तो गुस्सा आएगा ही आएगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। देखो, बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम, इलम का मतलब होता स्टेट, इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। अब देखिए 1980 आते आते तक तमिल बोलने वाले लोग ना डिमांड करने लगे तमिल इलम का। मतलब यहाँ पे हो गया, इन्होंने सबसे पहला अपना डिमांड क्या रखा था? इन्होंने डिमांड ये रखा था कि भाई हमारे तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियली घोषित कर दो। ठीक है, पहला इनका डिमांड ये था। दूसरा डिमांड इनका ये था कि हमको भाई एजुकेशन में भी दर्जा दो, यानी कि हम भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके, ये भी हमको राइट दो। और इनका तीसरा डिमांड ये था कि जॉब हमको भी तो मिले, है ना। ये सब इनका डिमांड था। ठीक है, लेकिन इतना कुछ फुलफिल नहीं किया गया सिन्हाला वाले लोगों के द्वारा। तो अब इन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि चलो तुम हमारे किसी भी प्रकार के डिमांड को नहीं मान रहे हो, तो हमको क्या करो ना, श्रीलंका के अंदर ही एक अलग स्टेट दे दो। मतलब कि अच्छा, तमिल बोलने वाले लोग कितने परसेंट? 18%। तो इन लोगों ने डिमांड किया कि चलो तुम हमारे किसी प्रकार के डिमांड को नहीं मान रहे हो ना, तो इसके बदले में तुम हमको क्या कर दो, श्रीलंका के अंदर ही एक अलग ही जगह हमको दे दो, जहाँ पे केवल और केवल तमिल वाले लोग रहेंगे। ईलम का मतलब होता है स्टेट, याद रखिएगा। और ये लोग स्टेट किधर मांग रहे थे? श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट साइड में मांग रहे थे। ठीक है, लेकिन अब जरा सोचिए, क्या श्रीलंका के अंदर ही इनको अलग स्टेट प्रोवाइड किया जाएगा रहने के लिए? नहीं दिया जाएगा। यानी कि इन लोगों का कहना था कि भाई तुम हमारे किसी भी प्रकार के डिमांड को नहीं मान रहे हो, तो इसके लिए क्या करो, तुम हमको अलग ही स्टेट प्रोवाइड कर दो, जहाँ पे हम अपना खुद का गवर्नमेंट बनाएंगे, हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम लोग अपने खुद के लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, है ना। ये इन लोगों का कहना था, लेकिन इनके बातों को ज़रा सा भी वैल्यू नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं फिर। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, और इसी की वजह से इनके बातों को नहीं माना गया और सिन्हाला वाले लोग अपने पावर को लगातार बढ़ाते चला गया, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में टेंशन देखने को मिला। बहुत भयंकर रूप से इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ, दोनों कम्युनिटी के बीच में। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और इतना भयंकर लड़ाई हुआ इन दोनों कम्युनिटी के बीच में कि सिविल वॉर छिड़ गया। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? देखिए, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विदिन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। सिविल का वॉर का मतलब होता है जब एक कंट्री के अंदर दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए, और वो लड़ाई झगड़ा कैसा दिखने में लगे, वॉर का जैसा लगने लगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं सिविल वॉर। यानी कि एक तरफ से हमला कर रहा था सिन्हाला वाले लोग और एक तरफ से हमला कर रहा था
तमिल बोलने वाले लोग। तो इतना भयंकर रूप से इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ कि वो बिल्कुल एक वॉर जैसा लग रहा था, और इसीलिए वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सिविल वॉर क्रिएट हो गया था। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ देखो। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। और इस वॉर के वजह से दोनों तरफ से, सिन्हाला वाले भी और तमिल वाले, दोनों तरफ के लोग, दोनों तरफ से हजारों हजार लोग जान से मारे गए। मैनी फैमिलीज वेयर फोर्स टू लीव द कंट्री एंड मैनी लॉस्ट देयर लिवलीहुड। बहुत सारे फैमिली को तो फोर्स कर दिया गया कि तुम श्रीलंका को छोड़ के भाग जाओ। और दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने लिवलीहुड को खो दिए थे, मतलब कि किसी के पिताजी मर गए, किसी के माताजी मर गए, तो अब उनका घर परिवार कैसे चलेगा, है ना। तो इस प्रकार का वहाँ पे माहौल देखने को मिला हमको। आगे देखो, द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल प्रॉब्लम टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। एक लाइन में यदि कहा जाए तो ये जो सिविल वॉर श्रीलंका में हुआ था वो पूरी तरीके से, हर तरीके से, मतलब श्रीलंका में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था। वो प्रॉब्लम चाहे सोशली हो, कल्चरली हो या फिर इकोनॉमिक हो, किसी भी प्रकार से श्रीलंका को नहीं छोड़ा गया था। बहुत भयंकर रूप से श्रीलंका का नुकसान हुआ था। तो अब यहाँ पे आपको बताया ये जा रहा है कि ज़रा सोचिएगा, हमने आपको पढ़ाया बेल्जियम का केस और हमने आपको बताया श्रीलंका का केस। बेल्जियम में आपने देखा कि पावर शेयर किया गया, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हमको देखने को नहीं मिला, यानी कि वहाँ पे अरेंजमेंट जो है सिस्टम का बहुत अच्छी तरीके से किया गया। लेकिन क्या वैसा ही अरेंजमेंट हमको श्रीलंका में देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे पावर किसी के बीच में शेयर ही नहीं किया गया, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में सिविल वॉर हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली बेल्जियम और श्रीलंका का केस आपके बुक में इसलिए दिया गया है ताकि आप दोनों कंट्री के बारे में जान सके, साथ ही साथ आप पावर शेयरिंग क्या होता है ये भी जान सके। तो यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया था और इसके वजह से वहाँ पे 4 बार संविधान में चेंजेस किए गए थे, याद कीजिए, बेल्जियम में। लेकिन क्या श्रीलंका में वैसा कुछ हमको देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। और यहाँ पे तमिल बोलने वाले लोग, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग अपना डिमांड पुकारते पुकारते थक गए, इनका गला सूख गया, लेकिन इनके बातों को नहीं माना गया, जिसके वजह से वहाँ पे सिविल वॉर हुआ। यहाँ से हम कह सकते हैं कि श्रीलंका में बिल्कुल पावर शेयरिंग देखने को हमको नहीं मिलता है। अच्छा ज़रा बताइए, क्या हल्का फल्का भी यदि, यानी कि थोड़ा बहुत भी यदि पावर तमिल बोलने वाले लोगों को भी दे देता तो क्या यहाँ पे सिविल वॉर होता? हज़ारों लोग मारे जाते? नहीं मारे जाते। लेकिन यहाँ पे पावर शेयर नहीं किया गया। तो यही चीज़ था हमारा। कोई डाउट अब इसमें? तो बेल्जियम और श्रीलंका का केस दोनों समझ में आ गया। चलिए कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ा जाए। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा एकोमोडेशन इन बेल्जियम, लेकिन ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन अब हमारा टॉपिक आएगा डायरेक्टली वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। इसके पहले तक हम लोगों ने पूरी तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के बारे में ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।